हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, हम यहाँ पर AAI-ATC के लिए हमारा जो फ्री में फाउंडेशन कोर्स चल रहा है टारगेट नीति यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस को कंप्लीट वन शॉट मैराथन होने वाली है। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। पिछली कक्षा में हमने यहाँ पर रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट 1 देखा जो 11th NCERT पर बेस्ड था। आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, 12th के NCERT में जितना पोर्शन दिया है उसको तो कवर करेंगे ही, साथ ही 11th में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेशंस एंड फंक्शंस का, सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे 15 से 20 मिनट में। देन हम आज के इस टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक सरप्राइज और आने वाला है। आपको अब सिस्टेमेटिक क्लासेस प्रोवाइड होने वाली है एजुकेट ऐप पर। ठीक है, यहाँ पर आपको साथ में मैथ्स और फिजिक्स की सिस्टेमेटिक क्लासेस एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी जो चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज होने वाली है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन में हम सबसे पहले हमने क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, रिलेशंस देखा, इमेज प्री इमेज देखी थी, डोमेन रेंज को डोमेन सब कुछ देखा था। इनका रिवीजन करते हैं। बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो भैया क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सब कुछ हम डिटेल में तो समझ ही चुके थे, लेकिन आज इस क्लास में हम एक बार फिर इसका इजी वे में रिवीजन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है A क्रॉस B से, और ये A क्रॉस B भैया निकाला कैसे जाता है सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का निकाला जाता है, दो से अधिक सेट्स का भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम दो सेट्स का यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो भाई सेट A और सेट B हमारे पास में है, और सेट A में एलिमेंट्स मान लेते हैं कि भैया 1 2 3 है। सेट A में एलिमेंट्स है और सेट B में एलिमेंट्स मान लेते हैं हम कि मान लो सेट B में हमारे पास में एलिमेंट्स है 5 और 6। ठीक है, अब इसका यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है उस पर बात करते हैं। तो A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि सेट A का जो एलिमेंट्स है 1 2 3, इसका जैसा पहले एलिमेंट्स हमने 1 का यहाँ पर 5 के साथ में रिलेशन देखेंगे, फिर 6 के साथ में देखेंगे। मतलब सेट A के आल एलिमेंट्स का सेट B के आल एलिमेंट्स के साथ में जितने भी आल पॉसिबल यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स या रिलेशंस हो सकते हैं उनके कलेक्शंस को कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B कहते हैं। ये कैसे निकाला जाता है देखो, जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1 का रिलेशन 5 के साथ में देखेंगे, फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ में देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ मान लें और भी यहाँ पर एलिमेंट्स रहते 7 रहता तो फिर हम इस 1 का रिलेशन 7 के साथ भी देखते। ठीक है, तभी तो 5 और 6 दिया, तो इसके साथ में क्या इसके रिलेशन स्टेबलाइज होंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1 का रिलेशन सबसे पहले जो बनेगा 5 के साथ में, फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ में, फिर अगला एलिमेंट्स लेंगे हम यहाँ पर सेट A का 2 और इस 2 का रिलेशन देखेंगे 5 के साथ में, सेट B का पहले एलिमेंट्स और सेट B का दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी 2 का रिलेशन देखेंगे यानी 6 के साथ में। फिर सेट A का अगला जो एलिमेंट्स है 3 उसको लेंगे हम, और इस 3 का 5 के साथ में रिलेशन, 3 का 6 के साथ में रिलेशन से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होता है यही होता है हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या किया हमने 1 का 5 के साथ में रिलेशन देखा तो ये बना हमारे पास में 1 5 एक ऑर्डर्ड पेयर। फिर इस 1 का अगला जो एलिमेंट्स है सेट B के उसके साथ में रिलेशन 1 6 से एक ऑर्डर्ड पेयर बना। फिर हम सेट A के अगला एलिमेंट्स 2 उठाएंगे, इसका 5 के साथ में रिलेशन यानी कि 2 5 एक ऑर्डर्ड पेयर बना। फिर अगला जो यहाँ पर एलिमेंट्स है 6 के साथ में 2 का रिलेशन देखेंगे तो 2 6 एक ऑर्डर्ड पेयर बना। फिर अगला एलिमेंट्स उठाएंगे सेट A का, उसका 5 के साथ में रिलेशन तो 3 5 यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर इस 3 का रिलेशन हम 6 के साथ में देखेंगे तो अगला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 6। क्लियर है, इस प्रकार से हम इसका यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है जिसे A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है। समझ गए क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट A और सेट B का जो ऑल द एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑल द पॉसिबल जो ऑर्डर्ड पेयर्स है रिलेशंस है उसको बोला जाता है क्या, A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ गए, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। अब इसमें एक खास बात ये होती है दोस्तों कि जो पहला एलिमेंट्स होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का 1 5 1 6 2 5 में, पहला जो एलिमेंट्स है हर एक ऑर्डर्ड पेयर्स का वो सेट A से बिलोंग करना चाहिए यानी कि पहले सेट से। समझ गए, जो दूसरा एलिमेंट्स होता है हर एक ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि 5 6 5 6 5 6, तो ये दूसरे सेट B से बिलोंग करेगा। समझ गए, पहला एलिमेंट्स पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ये इसकी यहां पर ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ऑर्डर इसमें मैटर करता है, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर बोला है, वरना अगर ऑर्डर की बात नहीं होती तो हम इसे सिर्फ पेयर नहीं कह देते। ऑर्डर्ड पेयर यानी कि यहां पर पहला
एलिमेंट्स पहले सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है, इसीलिए तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मामला हुआ खत्म। अब हम जो हमारा अगला पॉइंट था रिलेशंस क्या होता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है दोस्तों, तो रिलेशन में मान लो हमारे पास में दो सेट्स थे, सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो तो ए क्रॉस बी होता है। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, माना कि सेट ए और सेट बी के बीच में एक रिलेशन आर है और ये आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है रिलेशंस को, कि रिलेशन सबसेट होगा उनके कार्टेशियन दोनों जो सेट्स होता है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक चीज समझ गए ये। अब ये सबसेट किस प्रकार से होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो भैया जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे कि मेरे पास में दो सेट्स है, सेट ए और बी, इनके बीच में कोई रिलेशन आर है, ठीक है। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और ये 3, और मान लो कि सेट बी में एलिमेंट्स है 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर रिलेशन में मैंने मान लिया कि भैया यहां पर कोई रिलेशन है 1 का 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ में, और 3 का 6 के साथ में। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन मिल गया कि 1 का 4 के साथ में रिलेशन है, 2 का 5 के साथ में रिलेशन है, और 3 का 6 के साथ में रिलेशन है। तो ये रिलेशन सबसेट होता है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी का। ये बात क्या ट्रू है या फॉल्स है इसको भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो रिलेशन तो हमारे पास में दिया है 1 4 2 5 3 6, तो ये रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी यानी कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले अब हमें यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द टू सेट्स, ठीक है। तो अब देखो ए क्रॉस बी निकालते हैं भाई। ए क्रॉस बी यहां पर यानी कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, देखो 1 का सबसे पहले हम 4 के साथ में रिलेशन देखेंगे, फिर 5 के साथ में रिलेशन देखेंगे, फिर 6 के साथ में इसका रिलेशन देखेंगे। तो हमारे पास में 3 ऑर्डर्ड पेयर 1 से आ जाएंगे। 1 क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर मिल गए यहां पर, 1 4 1 5 1 6। फिर हम देखेंगे अगला एलिमेंट सेट ए का उठाएंगे और इस 2 का रिलेशन देखेंगे 4 के साथ में, 5 के साथ में, 6 के साथ में। फिर अगले 3 और यहां पर ऑर्डर्ड पेयर मिले हमें 2 4, क्या मिले 2 4 2 5 2 6। अगला एलिमेंट्स लेंगे हम जो है सेट ए का 3। अब इस 3 का रिलेशन देखेंगे 4 के साथ में, 5 के साथ में, 6 के साथ में। ये तरीका होता है ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का। क्या बनेगा अब यहां पर 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो ये क्या है, मिले अपने को ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए एंड बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए हमारे पास में। अब देखो ये जो रिलेशन है 1 4 क्या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में नजर आ रहा है, हाँ भाई ये तो है यार। इसमें 2 5 क्या इसमें ए क्रॉस बी में यानी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है क्या कहीं 2 5, हाँ भाई ये भी है यार। 3 6 है क्या कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हाँ यार 3 6 भी है। तो ये पूरा का पूरा जो रिलेशन आर है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हुआ या नहीं, हो गया ना, क्योंकि हमें यहां पर इसके ऑल ऑर्डर्ड पेयर किसमें नजर आ रहा है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहा है ना। तो यानी कि ये जो आर है रिलेशन ये सबसेट है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यही होता है रिलेशन। और इसमें मान लो कोई एलिमेंट्स ए है तो वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और कोई एलिमेंट्स बी है वो उनके सेट बी से बिलोंग करेंगे। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ये है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। हर एक ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, सेट यानी कि पहले सेट से बिलोंग करेगा। और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, यही इसका मतलब है। क्लियर है। तो यहां पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ लिया और रिलेशंस को भी समझ लिया। अब बात करते हैं इमेज और प्री इमेज इसमें क्या होती है। देखो भाई अब जैसे कि मेरे पास में यहां पर ये ऑर्डर पेयर दिया है 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, ये जो दी है ऑर्डर पेयर्स। अब मैं इनको यहां पर डिनोट कर देता हूं कि भाई ये कोई ऑर्डर पेयर ए बी है। तो इस ए बी में इमेज कौन है, प्री इमेज कौन है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सेट इस जैसे कि मान लो इस रिलेशन में जो है ए बी एक ऑर्डर पेयर है, और इस ए बी में जो बी होता है वो इमेज कहलाती है। बी यानी कि सेकंड एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इमेज कहलाती है पहले एलिमेंट्स की। तो इमेज ऑफ ए, बी क्या है, बी इज ए इमेज ऑफ ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स की। और इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट्स है यानी कि ए को हम यहां पर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इस ऑर्डर पेयर का, इसे बोलेंगे प्री इमेज। ठीक है, पहले जो एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ बी। क्लियर है। कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो भाई, जैसे कि
जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पास में रिलेशन जो था या कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये 1 4 है एक ऑर्डर्ड पेयर, तो इसमें जो ये 4 है ये इमेज कहलाती है एलिमेंट्स 1 की, ठीक है। 1 की इमेज कौन है, 4 है। 2 की इमेज क्या है, इमेज है 5। 3 की इमेज क्या है, 6। तो दूसरा एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं। जो पहला एलिमेंट्स है जैसे कि 1 2 3 ये सब क्या है, प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज कहलाती है। तो 4 की प्री इमेज कौन है, 1 है। 5 की प्री इमेज कौन है, 2 है। 6 की प्री इमेज कौन है, 3 है। समझ गए, पहले एलिमेंट्स को प्री इमेज कहते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स को इमेज कहेंगे। मामला क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखे, आगे क्या पॉइंट है भाई हमारे पास में। अब हम देखेंगे यहां पर डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, हमारे पास में अब है डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है, इस पे भी चर्चा करते हैं। अब देखो भाई, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि मेरे पास में एक सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। पहले सेट के जो एलिमेंट्स है, मान लेता हूं मैं 1 2 3 ये इसके एलिमेंट्स है, और यहां पर मैं मान लेता हूं कि इसके एलिमेंट्स है 4 और 5। तो अब देखो भाई 4 5 6 7 है मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होता है डोमेन में, क्या होता है देखो, डोमेन में क्या होता है, जैसे 1 का संबंध है मान लो 4 के साथ में, 2 का संबंध है 5 के साथ में, और 3 का संबंध है 6 के साथ में, या 7 किसी के साथ में भी ले लो, ठीक है, ले लेते हैं। तो यहां से हम मान लो कोई रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। ये बनाया मैंने क्या, रिलेशन। मान लो कोई रिलेशन है A to B का, जिसमें 1 का संबंध मान लो 4 के साथ में है, मतलब 1 की इमेज क्या है, 4 है। 2 की इमेज मान लो भाई 5 है, और ये 3 की इमेज कौन है, 7 है, ठीक है। कैसे बन जाएगा ये रिलेशन, ये रिलेशन ऐसा बनेगा, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज क्या है, 7 है। क्लियर, ये एक रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में होता यह है भाई कि डोमेन अब किसे बोलेंगे भाई, डोमेन क्या होती है, तो डोमेन होती है इस ऑर्डर पेयर, जैसे 1 4 2 5 3 7 ये जो 3 ऑर्डर पेयर नजर आ रहे हैं, इस तीनों ऑर्डर पेयर में जो होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है एक प्रकार का। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये कैसे हो जाएगा भाई, यहां पर देखो, अब इस रिलेशन या ऑर्डर पेयर में यहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, ठीक है। डोमेन क्या बन गया, यहां पर डोमेन बन गया ना। क्या निकल के आएंगे इसके लिए, इस रिलेशन के लिए 1 2 3, ये कहलाता है डोमेन, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। रेंज क्या होती है भाई, रेंज क्या होती है, रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो रेंज दोस्तों ये होती है सेट ऑफ या कलेक्शन, जैसे सेट नहीं, कलेक्शन बोल दो भाई, कलेक्शन ऑफ, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे मान लो मेरे पास में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर है, 1 4 2 5 और 3 7 में रेंज किसे बोलेंगे, 4 को 5 को 7 को, 4 5 7 यहां पर इसकी क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएगी। जो कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स को बोलेंगे रेंज। तो यहां पर रेंज क्या हो जाएंगी, इस सेट के लिए रेंज हो जाएंगी मेरे पास में, क्या हो जाएंगी, अभी हम देखा यहां पर क्या देखा, 4 5 और 7, ठीक है। तो रेंज क्या हो गई, 4 5 7 सेकंड एलिमेंट हो जाएंगे, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। किसी भी रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वही कहलाती है रेंज, ठीक है। डोमेन पहले एलिमेंट्स को बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट्स को रेंज बोलेंगे, ठीक है, मतलब उनके कलेक्शन को। तो हमने अभी क्या देखा, डोमेन देख ली ना, कि ये कलेक्शन होता है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स का। रेंज देखी हमने, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, किसी भी रिलेशन में, ठीक है, एनी रिलेशन। डोमेन और रेंज का मामला क्लियर है। तो अब बात करते हैं कोडोमेन क्या होती है। कोडोमेन को समझ लेते हैं। कोडोमेन ये होता है दोस्तों कि ये होता है इंटायर सेट बी, जैसे हमने यहां पर जो सेकंड एलिमेंट्स, तो भाई सेकंड एलिमेंट्स कहां से लेते हैं, सेट बी से लिए थे ना। तो जितने यहां पर रिलेशन में भाग लिए थे, जितने एलिमेंट्स रिलेशन में भाग लिए थे, जैसे 4 5 7 सेट बी से,
सेट बी से यहाँ पर 4 5 7 ने भाग लिया था रिलेशन में, 4 5 7 ने यहाँ पर रिलेशन में भाग लिया था सेट ए के साथ में, लेकिन 6 ने तो नहीं लिया था, तो ये रेंज का हिस्सा नहीं था जिसने यहाँ पर रिलेशन में भाग नहीं लिया। लेकिन रेंज में क्या क्या गया, 4 5 7 आ चुका था रेंज में, तो ये रेंज कहला गई, ठीक है, 4 5 7 इसके लिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भैया ये पूरा का पूरा सेट बी, इंटायर सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो 4 5 6 7 यहां पर इस रिलेशन के लिए क्या हो जाएंगी, कोडोमेन हो जाएंगी, ठीक है। कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा सेट बी को हम यहां पर, ये दूसरा सेट जो होता है ऑर्डर पेयर में, दूसरा एलिमेंट जिस सेट से होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक ए बी ऑर्डर पेयर है और ये बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से और ए जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो यहां पर ये पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। सेट बी में जितने एलिमेंट्स है ये कोडोमेन के भाग हो जाएंगे। तो कोडोमेन में क्या क्या आ जाएगा, 4 5 6 7, क्लियर, पूरा का पूरा सेट बी हो गया ना यहां पर कोडोमेन। तो रेंज में तो सेट बी के वो एलिमेंट्स आ रहे थे जिन्होंने रिलेशन में भाग लिया था सेट ए के एलिमेंट्स के साथ में, तो उसमें तो कम एलिमेंट्स थे, ठीक है। यानी कि रिलेशन में भाग लेने वाले कौन कौन से थे, 4 ने भाग लिया था, 5 ने भाग लिया था, 7 ने भाग लिया था सेट ए के साथ में रिलेशन में, 6 ने नहीं लिया था इसलिए वो रेंज में नहीं आया था। लेकिन कोडोमेन में तो सब आ गए, पूरा का पूरा सेट बी आ गया, इंटायर सेट बी। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि भैया रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। रेंज में वही एलिमेंट्स आ रहे थे जिन्होंने रिलेशन में भाग लिया था, कोडोमेन में तो पूरा का पूरा सेट बी आ गया, रेंज में सेट बी के वो एलिमेंट्स थे जो रिलेशन में भाग ले रहे थे, यानी कि रेंज सबसेट है कोडोमेन का। ये पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आगे चले, रेंज कोडोमेन और डोमेन सबका मामला हो गया क्लियर, ठीक है। एक दो बार रिवीजन करिए, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। बहुत आसानी से हमने इसको इजी वे में समझा है। अब हम पहुंचते हैं फंक्शंस पर कि भैया फंक्शंस क्या है। फंक्शन में आज हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, 1 1 मेनी 1 ऑन टू एंड इनटू 1 1 ऑन टू, ये पूरा डिस्कस हम करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले फंक्शंस को यहां पर डिफाइन कर लेते हैं कि भैया फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो दोस्तों फंक्शंस एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन सेट ए टू बी, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का ये क्या होता है, रिलेशन होता है। फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है भाई। स्पेशल टाइप कैसा, स्पेशल टाइप कैसा होता है ये देखो। अब भाई मान लेता हूं मेरे पास में दो सेट है, सेट ए और ये सेट बी। मान लेता हूं सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, यहां पर एलिमेंट्स है मान लो 4 5 6, यहां पर एलिमेंट्स है। तो भैया फंक्शंस ये कहता है कि हर एक एलिमेंट्स का इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं ना। तो इस डोमेन का जो सेट डोमेन वाला है, सेट ए क्या है, डोमेन है। तो इस डोमेन के एवरी एलिमेंट्स यहां पर रिलेशन में भाग लेंगे। एक तो हर एक एलिमेंट्स ने, जैसे 1 2 3 जो एलिमेंट्स है इन्होंने यहां पर रिलेशंस में भाग लेना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट्स को यहां पर भाग लेना पड़ेगा। और भाग लेने के साथ में ये जो हमारा कोडोमेन है सेट बी क्या है, कोडोमेन है। इस कोडोमेन के एलिमेंट्स में उसकी हर एक एलिमेंट्स सेट ए की एलिमेंट्स के लिए एक इमेज होनी चाहिए। कैसे भाई, इसका क्या मतलब है, देखो 1 की इमेज है मान लो 4, 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज है 6। अब देखो कंडीशंस तो क्या थी मेरे पास में कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स इसमें भाग लेने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स के लिए इमेज होंगी, क्या होंगी, इमेज होंगी कहां, कोडोमेन यानी कि सेट बी में। सेट बी में यहां पर हर एक एलिमेंट्स की इमेज होंगी सेट ए के हर एक एलिमेंट्स की, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज इसमें यह है कि हर एक एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स के लिए, हर एक एलिमेंट्स ऑफ सेट ए की ओनली 1 इमेज होंगी, ओनली 1 इमेज, ठीक है। अगर मान लो भाई इस A1 की इमेज 5 भी हो जाती और 4 भी हो जाती, तो ऐसे में क्या ये फंक्शन होता, नहीं। फिर ये रिलेशन तो होता लेकिन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन होने के लिए इसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे जो अब हमें यहां पर पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस को डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास में यहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशंस। क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एम्प्टी रिलेशंस क्या चीज है भाई,
एम्प्टी रिलेशन से संबंध क्या हो समझते हैं आप? देखो, एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, एक चीज तो नल, वॉइड, एम्प्टी रिलेशन, ये सब एक ही नाम है। क्या डिफिनेशन है इसकी? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ठीक है, किसी सेट ए का जो है रिलेशन आर को हम एम्प्टी कब बोलेंगे? अगर मान लो भाई कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ द सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे कि भैया सेट एम्प्टी, ये जो है रिलेशन एम्प्टी है। क्या मतलब इसका? भैया इसका मतलब ये है कि मान लो भैया सेट ए है 1 2 3, सेट ए, ये इनका संबंध किसी भी एलिमेंट्स के साथ में मान लो नहीं है, 1 का संबंध किसी के साथ में है, 1 की इमेज नहीं है कोई भी, 2 की जो 2 एलिमेंट्स है उसकी भी कोई इमेज नहीं है, 3 की भी कोई इमेज नहीं है, किसी भी ये सेट, मान लो कोई सेट है बी, ये सेट ए भी है, तो इसका कोई भी संबंध नहीं है किसी भी अन्य एलिमेंट्स के साथ में, तब इसे हम बोलेंगे कि भैया क्या है ये एक प्रकार का एम्प्टी सेट है। मामला क्लियर? कैसे मैथमेटिकली इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिलेशन आर को हम एम्प्टी बोलेंगे कब? आर बराबरी से फाई है, मतलब उनके एलिमेंट्स का कोई भी संबंध नहीं है ए क्रॉस ए। ठीक है, सेट ए में ऐसे एलिमेंट्स है जिनका कोई भी संबंध नहीं है किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ में, तब उनका रिलेशन फाई यानी कि एम्प्टी कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल के लिए समझो, ये देखो यहां क्या बोला है, इसका मतलब है कि रिलेशंस में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जब उनमें संबंध ही नहीं है भाई, तो उनका ऑर्डर पेयर कहां से बने? तो इसीलिए तो ये फाई नल रिलेशंस कहला रहा है, एम्प्टी रिलेशन कहला रहा है। एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास में सेट ए है, 1 2 3 उसके एलिमेंट्स है। ठीक है, देखो ये मेरे पास में सेट ए है और इसके एलिमेंट्स है, क्या है इसके एलिमेंट्स? 1 2 और ये 3 इसके एलिमेंट्स है। अब ये कोई रिलेशन बोल रहा है भाई एक ऐसा रिलेशन आर है जिसका ऑर्डर पेयर मान लो ये एक्स वाई है और ये बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू क्या होंगी? सेट ए से ऐसी होंगी जिनको हम अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू निकाले तो -1 आ जाए। क्या ऐसी कोई वैल्यू मिल जाएंगी एक्स वाई की जिनका स्क्वायर करके सम करे तो -1 आ जाए? ठीक है, जैसे मान लो मैंने अगर मान लो यहां पर x की वैल्यू 1 ले ली और y की 2 ले ली, तो क्या -1 ला सकते हैं हम कभी भी? या 3 भी ले लो तो क्या -1 आ जाएगा कहीं से? आ ही नहीं सकता भाई, स्क्वायर का सम -1 हो ही नहीं सकता। तो क्या इनका संबंध हो सकता है? आर का कोई संबंध ऐसा मिलेगा? कोई ऑर्डर पेयर बनेगा? ऐसा नहीं बन सकता। एक्स वाई की वैल्यू सेट ऐसे ऐसी कोई हो ही संभव ही नहीं है कि -1 दे दे। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? फाई कहलाता है, यानी कि एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। क्लियर है? नो सच पेयर एक्स वाई एग्जिस्ट, तो ऐसा कोई है ही नहीं भाई, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं कि -1 दे दे इनका स्क्वायर करके सम करे। तो समझ गए भाई यहां तक एम्प्टी और हमारा जो नल वॉइड सेट का जो रिलेशन है वो ये मामला होता है। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं भाई। देखो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, मान लो भाई ये मेरे पास में सेट ए है जिसके कोई भी एलिमेंट्स है 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम इसके यहां पर जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लो भाई कोई रिलेशन आर है सेट ए में, उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे? अगर उसके हर एक एलिमेंट्स जो है सेट ए में उनका संबंध होगा एवरी एलिमेंट। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स का संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मान लो ए का संबंध सेट ए है और एक दूसरा सेट है, वो भी मान लो भाई क्या है मेरे पास में सेट, दूसरा सेट जो है वो भी हमने ए ले लिया जिसके भी एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है। तो यहां पर जो इनके बीच में संबंध है, 1 का संबंध 1 से, मान लो 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, अलग अलग से भी हो सकता है। तो ये एक जो है ना ऐसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट्स का संबंध किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ में है। ठीक है, जब हर एक एलिमेंट्स का संबंध किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ गए? ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इसमें संभव होते हैं, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। यहां पर जैसे इन्होंने यहां पर एक सेट ले लिया कि जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, तो इसके ऑल पॉसिबल, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं, जैसे ये बनाया मेरा सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2, ये दूसरा सेट है 1 2, इसमें एलिमेंट्स है, तो इसमें ऑल जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है, मतलब ए क्रॉस ए निकालना है भाई। ए क्रॉस ए में कितने यहां पर ऑर्डर पेयर संभव है? जैसे 1 का संबंध सबसे पहले तो मैं 1 के साथ में निकालूंगा, फिर 2 के साथ में निकालूंगा, फिर इस 2 का संबंध 1 के साथ में निकालूंगा, फिर 2 के साथ में निकालूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे? देखो यहां पर ऑर्डर पेयर मेरे पास में बनेंगे 1 का 1 के साथ में एक ऑर्डर पेयर, 1 का 2 के साथ में, फिर 2 का 1 के साथ में, फिर 2 का 2 के साथ में। तो ये यहां पर हमारे पास में पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है। ठीक है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये यहां पर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है क्योंकि यहां पर हर एक एलिमेंट्स का संबंध किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ में है, तो वो कहलाता है क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो ये कहलाता है
यूनिवर्सल रिलेशन मामला क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन देख चुके हैं, यूनिवर्सल रिलेशन भी हमने देख लिया। और इस एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, चले आगे। अब दोस्तों इस रिलेशन में आज जो हमें टाइप्स पढ़ने हैं, रिलेशंस के टाइप्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, एग्जांपल को समझेंगे और इसका हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखो भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की अगर बात करें, मान लो भाई कोई सेट ए है, उसमें रिलेशन आर है, ठीक है, या फिर कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पर इस प्रकार से है कि हम उसे रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे कि उसके एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ में अगर उनका संबंध है, मान लो भाई हर एक एलिमेंट्स का संबंध खुद से है, तो वो सेट कहलाता है रिफ्लेक्सिव। कैसे, एग्जांपल से समझने से पहले देखो, आर इज मान लो रिफ्लेक्सिव ऑन ए, सेट ए पे मान लो रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि इसका एलिमेंट्स कोई ए था सेट ए का, उसका ऑर्डर पेयर ए के साथ में ही है। ठीक है, ए का संबंध ए के साथ में ही है, ए रिलेट टू ए, तो ए रिलेट ए उसके रिलेशन आर में है, तो ये वाला जो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये सेट ए है और इसके एलिमेंट्स मैं ले लेता हूं कि भैया 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है इस सेट ए में। ठीक है, दूसरा सेट भी मेरे पास में ये सेट ए है और इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहां पर ये होता है कि इसका रिलेशन इस प्रकार से आर को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे भाई, आर जो रिलेशन बनेगा, तो सेट ए का जो एलिमेंट्स है 1 2 3, इनका जो रिलेशन बनेगा वो खुद के साथ में होना चाहिए। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। ये इस प्रकार का जो ऑर्डर पेयर बना, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है, ऐसे में हम इसे अब क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव, जब वो खुद का संबंध खुद से हो। ठीक है, 1 का संबंध 1 से, हर एक एलिमेंट्स का खुद का यहां पर होना चाहिए। अब जैसे मान लो इसके एलिमेंट्स, अब ये हर एक एलिमेंट्स का होना चाहिए भाई, जितने एलिमेंट्स ए में है उन हर एक का यहां पर एक रिफ्लेक्सिव जो होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, इस प्रकार के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होना चाहिए। अब मान लो भाई यहां पर जैसे एक एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा हो जाता, 4 हो जाता, और यहां पर उसके रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 यहां पर नहीं है भाई, 4 4 नहीं है, तब क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसको यहां पर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 4 4 को भी इसमें इसके रिलेशन में होना चाहिए, तभी उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप समझ सकते हैं यहां पर कि इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, जब इसका रिलेशन बनाया 1 1, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, लेकिन 3 का यहां पर ये वाला ऑर्डर पेयर तो मिसिंग है, तो अभी क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, फिर ये नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको अगर यहां पर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इसके जो रिलेशन बनेगा उसमें 3 3 का यहां पर ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है, तभी हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। क्लियर, रिफ्लेक्सिव वाली की कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्सिव में क्या है, मिनिमम पेयर्स होते हैं, मस्ट कंटेन ऑल ए ए, हर एक एलिमेंट्स के लिए ए ए का जो है ऑर्डर पेयर होना चाहिए। जितने भी उसके सेट में एलिमेंट्स है उन हर एक एलिमेंट्स का यहां पर बनेगा ऑर्डर पेयर। टोटल मिनिमम एन नंबर ऑफ पेयर्स फॉर द रिफ्लेक्सिविटी इफ रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्री प्लस ट्रांजिटिव, तो ये कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या होता है इक्विवेलेंस हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसमें क्या होता है, जैसे इक्विलिटी रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए ए, और ए कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। ठीक है, ये होता है इक्विलिटी रिलेशन। ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है, जैसे ए और बी है मेरे पास में और ए ग्रेटर और इक्वल टू बी है, जैसे हम इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव तभी हो सकता है जब ए ग्रेटर और इक्वल टू ए हो। ठीक है, ऐसे यहां पर डिवाइड्स रिलेशन और नेचुरल नंबर्स पर अगर मान लो भाई ये रिलेशन आर है और ए बी, यहां पर ए बी इज रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब ए डिवाइड ए, ये डिवीजन के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि भाई रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट्स का उसका सेम खुद के साथ में रिलेशन स्टेबलाइज होना कंपलसरी है। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर है रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं भाई। सिमेट्रिक रिलेशन में ये होता है दोस्तों, मान लो कोई रिलेशन आर है सेट ए मर, उसे हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उसके एवरी पेयर जो बनेंगे ए बी, जैसे मान लो कोई उसमें पेयर है ए बी का पेयर है उस रिलेशन में, तो बी ए का भी पेयर होना कंपलसरी है उसी रिलेशन में। क्लियर भाई, कैसे, देखो आर इज सिमेट्री, इस रिलेशन आर को सिमेट्रिक रिलेशन में तब बोलूंगा सेट ए पर जब उसके फॉर एवरी जो एलिमेंट्स है सेट ए में, जो ए बी मान लो भाई कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए जो उनका पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर वो भी उसमें बिलोंग करना चाहिए उसके रिलेशन में, तभी मैं उसे बोलूंगा कि सिमेट्रिक है।
क्लियर, मतलब एक प्रकार का अपोजिट समझ सकते हैं। कैसे, जैसे ए बी है उस रिलेशन आर में, तो भैया बी ए बी होना चाहिए, क्या बी ए बी होना चाहिए, तभी मैं उसे बोलूंगा कि ये एक प्रकार का सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, जैसे 1 से 2 रिलेशन है इस आर में, तो 2 1 का भी एक ऑर्डर पेयर उसमें एग्जिस्ट या कंसिस्ट करना चाहिए, तब ये कहलाएगा सिमेट्रिक। एग्जाम्पल से समझ दो, जैसे मान लो भाई कि ये सेट ए है और इसके एलिमेंट्स है 1 और 2। अब यहां पर इसका मान लो कोई रिलेशन आर है और इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, 1 और 1, 1 और 2। तो 1 और 2 के लिए जब तक इसमें 2 1 यहां पर एक ऑर्डर पेयर नहीं होगा तब तक इसे मैं बोलूंगा ही नहीं कि ये एक प्रकार का सिमेट्रिक है। ठीक है, 1 2 के लिए 2 1 होना चाहिए, और 1 1 और 1 1 का तो 1 1 ही होगा, तो उसके लिए 2 बार लिखने की 1 1 को तो जरूरत नहीं है। ठीक है, और ठीक है ऐसे ही 2 2 का यहां पर, यानी कि जो ये बोल रहा है कि भाई जो हमने अभी क्या रिफ्लेक्सिव पढ़ के आए ना, तो रिफ्लेक्सिव जो यहां पर होगा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव यानी कि 1 1 2 2 3 3, इस प्रकार की ये जो चीजें है ये सिमेट्रिक तो होती ही है। लेकिन जैसे मान लो भैया 1 2 आ जाए, तो क्या ये 1 2 जो है और ये 2 1 है, 1 2 के लिए जो अगर 2 1 है, 2 1 के लिए 1 2 है, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये ऑर्डर पेयर को हम बोलेंगे यहां पर सिमेट्रिक। लेकिन ये क्या है, रिफ्लेक्सिव थोड़ी है, रिफ्लेक्सिव ये वाला है हमारे पास में 1 1 2 2 और 3 3 वाला रिलेशन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं भाई, की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ए बी मान लो कोई ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में है, तो उसमें बी ए होना कंपलसरी है उसी रिलेशन में, तभी वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, समझ गए। सेल्फ पेयर्स है मान लो ए के साथ में, तो वो भी सिमेट्रिक तो होता ही है, रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, आगे चले। नॉट सिमेट्रिक क्या होता है, नॉट सिमेट्रिक ये होता है, देखो जैसे ये रिलेशन आर है जिसमें एलिमेंट्स है क्या 1 2 और 2 2, तो भैया ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सिमेट्रिक, क्योंकि इस 1 2 के लिए 2 1 ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है, 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर, ये तो बोल रहा है कि 1 2 अगर इस रिलेशन आर में है तो भैया 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा है इसका मतलब वो नॉट सिमेट्रिक है। अगर 2 1 भी इसमें बिलोंग कर लेता तो मैं इसे बोल देता कि भैया ये सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे चले, आगे चल लेते हैं भाई, आगे क्या है हमारे पास में, आगे है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला जो रिलेशन आता है ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, मान लो भाई कोई रिलेशन आर है सेट ए पर, और उसे मैं ट्रांजिटिव बोलूंगा। कब बोलूंगा ट्रांजिटिव, जैसे मान लो उसके फॉर आल जो उसके एलिमेंट्स है एबीसी वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, वेन एवर अगर उसमें एक ऑर्डर पेयर ए बी है वो उसके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एक ऑर्डर पेयर बी सी है और वो उसके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसे ट्रांजिटिव होने के लिए कंपलसरी है कि ए सी होना उसके रिलेशन में मस्ट है, तभी वो कहलाएगा ट्रांजिटिव। कैसे भाई, देखो मैथमेटिकली इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव है, कब ट्रांजिटिव से बोलूंगा, मान लो ये एबीसी किसी सेट ए के मेंबर्स है और इससे यहां पर जो रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर है ए बी ये बिलोंग कर रहा है आर में, कोई यहां पर बीसी ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन आर में, तो इसके जो ट्रांजिटिव होने के लिए एसी एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए उस रिलेशन में, तब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला रिलेशन आर को मैं ट्रांजिटिव कह दूंगा। ठीक है, यही चीज तो बोल रहा है, आर इज ट्रांजिटिव, ए बी सी उसके रिलेशन मतलब उसके सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, और ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन आर में है, और बी सी भी दूसरा एक ऑर्डर पेयर है रिलेशन आर में, तो इन दोनों से मेरे को इसके ट्रांजिटिव निकालना है, तो ए सी एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो उस रिलेशन में है, तब वो कहला गया क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल से चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे देखो, जैसे मान लो भाई मेरे पास में एक सेट ए है और ये दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट सेट ए ही है मान लो। ठीक है, सेट ए है, उसके एलिमेंट्स क्या दिए है मेरे पास में 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए हैं, और फिर ये रिलेशन में बोल रहा है कि भाई एक रिलेशन में क्या क्या मेंबर्स है उसके पास में मेंबर्स है 1 2 2 3 1 2, और ये 2 3 के लिए जब 1 3 यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर एक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कंपलसरी है, यही चीज तो कह रहा है ये कि भैया 1 2 3 एक सेट ए के एलिमेंट्स है, उसके रिलेशंस में 1 2 2 3 1 3। ठीक है, तो देखो इस 1 2 और इस 2 3 के लिए 1 3 एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आगे चले, नॉट ट्रांजिटिव, भैया 1 2 और 2 3 इसके लिए 1 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस 1 2 और 2 3 के लिए इस रिलेशन को अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो 1 3 एक ऐसा ऑर्डर पेयर इसके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर मामला है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आगे चले, ठीक है,
यही यहाँ पर एक की कंडीशन है इस ट्रांजिटिव की कि ए बी और बी सी इस रिलेशन में है, तो इसके ट्रांजिटिव होने के लिए मस्ट है कि ए सी भी उसमें रिलेशन में होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों मान लो कोई रिलेशन आ रहा है सेट ए में जो तीन प्रॉपर्टी यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करे, तब ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या प्रॉपर्टी हमने देखी कि भाई कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स ए का एक ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ में है, ठीक है, ए रिलेट टू ए, तो ये रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा, तब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या देखा कि भाई दो एलिमेंट्स है ए बी, जो सेट ए के एलिमेंट्स है, अगर वो ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर आर में एग्जिस्ट करता है, तब यदि इनका जो सिमेट्रिक रिलेशन बी ए है वो भी उस रिलेशन में अगर कंसिस्ट करता है या एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन अभी हम पढ़ के आए कि भाई मान लो कि भाई ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है और एक दूसरा जो है ऑर्डर्ड पेयर बी सी ये भी इस रिलेशन में आर में है, और तब यदि ए सी इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। समझ गए ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को, हम इसको अभी डिटेल में पढ़ के आए। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो गई तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तब हम आर को बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे आर ये जो रिलेशन है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे इस आर को, यदि वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करे, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो करे और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको किस प्रकार से ये चीज़ें होती है। भाई मान लो यार कि हमारे पास में एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से 1 2 3, ठीक। अब इस सेट ए पे कोई रिलेशन आर है और इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, ठीक है। अब यहां देखो क्या इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। रिफ्लेक्सिव मतलब हर एक एलिमेंट्स का यहां पर खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में क्या है, हाँ भाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है, हो रही ना। ये क्या है, कोई एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, तो ए वाली प्रॉपर्टी जो है रिफ्लेक्सिव की वो फॉलो हो रही ना यहाँ पर, ठीक है, हो गई, तो ये हो गई रिफ्लेक्सिव, तो हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, मान लो ये 1 है, ठीक है, तो इसका एक ऑर्डर्ड पेयर मान लो 1 2 है जो रिलेशन आर में है, ठीक है, 1 2 है, तो 1 2 के लिए 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। क्या 2 1 है, हाँ भाई है। तो ये 1 2 के लिए सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, 1 2 का सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। 1 2 के लिए सिमेट्रिक रिलेशन आर यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। 1 2 के लिए क्या है 2 1 यहाँ पर इस रिलेशन में है एक ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हो गया क्या सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भैया कोई भी चेन यहाँ पर ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसा है, जैसे मान लो कोई हमारे पास में ए बी यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर आर में है और दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर बी सी इसी रिलेशन आर में है, तब ए सी भी इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो क्या ट्रांजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी चेन ब्रेक नहीं हो रही है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, 1 2 के लिए 2 1 सिमेट्रिक भी हो गया। तो यहाँ पर जैसे इस 1 1 और इस 2 2 के लिए 1 1 और 2 2 के लिए इसका जो ट्रांजिटिव बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 2 है इसमें, हाँ भाई है, हो गया ना ट्रांजिटिव भी। तो ये चीजें होती है। आगे चले तो यहाँ पर आर को हमने क्या बोल दिया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। आगे चले, आगे क्या देखना है, जैसे ये जो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल 2 है, जिसमें मान लो भाई जो ए रिलेट है हमारा बी के साथ में, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी खुद के साथ में होती है, एलिमेंट्स ए का खुद के साथ में रिलेशन, ठीक है, ए का खुद के साथ में रिलेशन, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव फॉलो हो रही है। सिमेट्रिक बोले तो सिमेट्रिक क्या, अगर ए रिलेट टू बी है तो बी रिलेट टू ए होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव क्या, ए रिलेट टू बी है मान लो, बी रिलेट टू सी है, तो ऐसे में ए रिलेट टू सी फॉलो होना चाहिए, तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव, और तीनों फॉलो हो गई तो वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आगे चले, नॉट इक्विवेलेंस का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो भाई एक रिलेशन जो दिया है 1 2 2 3 और 1 3 का यहाँ पर एक दिया है क्या ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में, तो भाई इसके एलिमेंट्स क्या है, क्या रिफ्लेक्सिव फॉलो हो रही है, तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए इक्विवेलेंट होने के लिए, तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा तो भाई वो इक्विवेलेंस कहां से होगा, तीनों होनी चाहिए ना। क्या रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 के साथ में रिलेशन है क्या, कहीं नहीं है यार, 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर तो मिसिंग है यार इसमें, 2 का 2 के साथ में नहीं है, ये भी नहीं, तीसरा जो एलिमेंट है उसका भी खुद के साथ में रिलेशन नहीं दिख रहा भैया इस आर में, तो ऐसे में तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो जा रही है। तो ये
जब रिफ्लेक्सिव फेल हो गई तो ये क्या है, नॉट इक्विवेलेंस का एग्जांपल हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब देखो इस इक्विवेलेंस रिलेशन से एक टर्म आती है इक्विवेलेंट क्लास क्या होती है। तो दोस्तों इक्विवेलेंट क्लास क्या होता है, मान लो कि भाई कोई सेट ए है, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आर है इस सेट ए पर, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट को बोलते हैं। एक ऐसा एलिमेंट होता है इक्विवेलेंस क्लास में, जैसे मान लो कोई एलिमेंट ए है, वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तब हम क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंस क्लास जो है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए में, ऐसा ऑल एलिमेंट्स के लिए बोला जाता है इक्विवेलेंट क्लास को। कि जैसे देखो इक्विवेलेंट क्लास को क्या कैसे डिनोट किया जाता है, ये इसका क्या है डिनोशन है। ठीक है, डिनोटेड बाय, इस प्रकार से इसे हम दर्शाएंगे। मैथमेटिकल टर्म में इसे किस प्रकार से हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये मान लो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए बराबरी से क्या करेंगे, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है ए से, और इसमें यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर है ax, वो यहाँ पर बिलोंग करता है उसके रिलेशन r में। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी कैसे प्रकार से फॉलो होती है, देखो यहाँ पर मैथमेटिकल नोटेशन में जिसे इसे ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, इक्विवेलेंस क्लास मान लो इसकी ये है, क्या, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इज गिवन बाय, इसको कैसे देंगे, मान लो कि बी दूसरा एलिमेंट है, वो भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तब ए बी दोनों के दोनों ही यहाँ पर एलिमेंट्स उस रिलेशन से होने चाहिए। इसको अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इक्विवेलेंट क्लास होती क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे उसको अभी। अब इसमें क्या होता है, जैसे इक्विवेलेंट क्लास में अगर हम हर एक इक्विवेलेंट क्लास का यूनियन कर ले, मान लो कोई इक्विवेलेंट क्लास ए1 है, कोई दूसरी इक्विवेलेंट क्लास ए2 है, कोई ए3 है, इस हर एक का हम क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे, तो ये उस सेट ए के बराबर हो जाती है, किसमें, यूनियन में। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है, अगर मान लो हम इसका इंटरसेक्शन करें, मान लो कोई इक्विवेलेंट क्लास ए है, कोई दूसरी इक्विवेलेंट क्लास बी है, कोई इक्विवेलेंट क्लास सी है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके, फाई के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर, इम्प्टी के बराबर, फाई के बराबर। एक चीज ये होती है, ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। एग्जाम्पल जो हम इक्विवेलेंट क्लास का आप देखते हैं दोस्तों, इससे आपको यहाँ पर क्लैरिटी आएंगी। मान लो भाई ये सेट ए दिया है, 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स है। अब ये बोल क्या रहा है कि एक रिलेशन आर ऐसा रिलेशन है जिसमें दो नंबर्स आर रिलेटेड इफ देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 2। दो नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है, मान लो दो एलिमेंट्स मान लो ए और बी है, ये आपस में रिलेटेड होंगे आर में, कब, अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है मान लो a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 हो जाए, उनके बीच का डिफरेंस a माइनस बी क्या 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल वाला, जैसे मान लो 1 के लिए 1 का यहाँ पर 2 का डिफरेंस किसके साथ में आएगा, 3 के साथ में, 3 के बाद में 2 का डिफरेंस किसके साथ में आएगा, 5 के साथ में। तो 1 के लिए जो इक्विवेलेंट क्लास हो जाएंगी वो कौन कौन से टर्म हो जाएंगी, 1 3 5 इस सेट ए में। ठीक है, ठीक है, अगर उनके बीच में 2 का डिफरेंस आएगा तब तो हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, डिविजिबल कर पाएंगे 2 से। ठीक है, तो 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, तो ये 1 के लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट क्लास हो जाएंगी 1 3 5। ऐसे मान लो 2 के लिए इक्विवेलेंट क्लास क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 क्या हो जाएंगी, 2 का यहाँ से 2 का डिफरेंस किसके साथ में, 4 के साथ में देखने को मिल रहा है, तो 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएंगी यहाँ पर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2। समझ गए। 3 के लिए इक्विवेलेंट क्लास क्या हो जाएंगी, 3 के लिए इक्विवेलेंट क्लास हो जाएंगी यहाँ पर 3 का डिफरेंस किसके साथ में, 5 के साथ में, तो ये हो जाएगा 3 और 5। तो ये तरीका चलता है यहाँ पर इक्विवेलेंट क्लास का। ठीक है, जो सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 के लिए 2 का डिफरेंस चाहिए तभी वो डिविजिबल बाय 2 होंगे, तो ऐसी कौन कौन से टर्म है, 1 3 5, 2 के साथ में 2 का डिफरेंस वाली कौन कौन सी, 2 और 4। तो ये होता है इक्विवेलेंट क्लास का एग्जाम्पल। समझ गए। आगे चले, अब आते देखो रिलेशन हमने पढ़ लिया, रिलेशन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फंक्शंस के, हम जो हम पढ़ के आए हैं उसके टाइप्स देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सवाल आपको देखने को, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे हम फंक्शन को क्या पढ़ के आए भाई, कोई फंक्शन एफ ए रिलेटेड टू बी है, तो भैया इसमें मान लो कोई एलिमेंट्स 1 2 3 है, और दूसरा सेट जो है बी उसमें एलिमेंट्स मान लो 4 5 6 हैं, तो हर एक एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर उसकी जो रिलेटेड टू मतलब इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का यहाँ पर कोई ना कोई एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी यानी कि उसके कोडोमेन में। ठीक है, सेट ए कोडोमेन बोल दिया इनने, सेट ए क्या है, डोमेन है, सेट बी क्या है, कोडोमेन है, तो हर एक एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन की यहाँ पर इमेज होनी चाहिए सेट बी में यानी कि कोडोमेन में। ठीक है, समझ गए। तो इसको जो है ना, अब हम टाइप्स को पढ़ते हैं भाई कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, और 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको डेफिनेशंस को देखते हैं भाई। देखो क्या होता है, देखो ऐसा कोई फंक्शन एफ है, मान लो वो रिलेटेड करता है ए से बी। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, इसे मैं इस फंक्शन को 1 1 बोलूंगा या इंजेक्टिव बोलूंगा, कब, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसा फंक्शन एफ जो ए रिलेटेड टू बी है, इसे 1 1 कह सकते हैं हम, कब, यदि मान लो सेट ए के हर एक एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6
यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स हैं, इन्हें हर एक एलिमेंट्स का केवल एक इमेज है, ठीक है, केवल एक इमेज है, ठीक है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तब उसे मैं बोलूंगा यहाँ पर कि ये 1 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव है। क्लियर मामला यहाँ पर। इसको हम जब मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखो मान लो कि भाई f ऑफ a1 बराबर होती है f ऑफ a2 के, यानी कि a1 बराबर होना चाहिए a2 के। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तब वो 1 1 फंक्शन कहलाता है। मामला क्लियर है, एग्जाम्पल से आपको अच्छी से समझ में आएगा। देखो ये फंक्शन f है, a रिलेटेड टू b है, इसे इंजेक्टिव या बोलूंगा मैं कब, फॉर एवरी a1 a2 जो है वो सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, और f ऑफ a1 बराबर है f ऑफ a2 के, यानी कि a1 बराबर है a2। मतलब इसका क्या है, दिस मीन्स दैट कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन के अंदर ऐसा कोई दो एलिमेंट्स नहीं है जिनके लिए सेम इमेज है। मतलब ये बोल रहा है भाई कि भैया सेट ए है 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स है, और सेट बी है जिसमें 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जिसकी सेम इमेज है, कि मान लो 1 की इमेज 4 है और 2 की भी इमेज 4 है, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग अलग यूनिक यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, तभी मैं उसे 1 1 फंक्शन बोलूंगा। मामला क्लियर है, आगे चले एग्जाम्पल से समझो इसको। भाई मान लो ये एक फंक्शन f है जो r टू r रियल नंबर से यहाँ पर रिलेटेड या ठीक है जिसका संबंध है, तो डिफाइंड बाय मान लो है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर मैं इसे 1 1 है या नहीं है चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो हम अभी पढ़ के आए यहाँ ये प्रॉपर्टी की f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 बराबर होने चाहिए, a1 बराबर से a2 के। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मैं यहाँ पर a1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2a1 प्लस 3। जब x बराबरी से मैं a2 पुट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 2a2 प्लस 3। इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया इस प्रॉपर्टी से f ऑफ a1 बराबरी से f ऑफ a2 से, तो मेरे को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 3 से 3 कट जाएगा भाई, तो 2a1 इज इक्वल टू 2a2 बचेगा, 2 से 2 यहाँ पर कट गया तो बचा क्या a1 बराबरी से a2 आ गया, ठीक है। तो f ऑफ a1 बराबरी से f ऑफ a2 इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर a1 बराबरी से a2 यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई, तो ये तो 1 1 फंक्शन हो गया, यानी कि ये इंजेक्टिव फंक्शन जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, ठीक है। 1 1 फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। मामला समझ गए यहाँ पर एग्जांपल और डेफिनेशन दोनों, कि हर एक एलिमेंट्स का जो यहाँ पर डोमेन में हर एक एलिमेंट या सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर यूनिक इमेजेस होंगी कोडोमेन यानी कि सेट बी के अंतर्गत, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स की 2 से ज्यादा इमेज या 1 से ज्यादा इमेज नहीं है, 2 इमेज नहीं है, तो ऐसा जो है फंक्शन उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन बोलेंगे। अगला जो है हमारे पास में क्या है, अगला देखते हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। 1 1 देख लिया, मेनी वन फंक्शन क्या होता है भाई। मेनी वन फंक्शन जैसे भाई इसका बोल रहा है कि भाई मान लो कोई फंक्शन f है, a से b रिलेटेड है, तो इसे मैं मेनी वन फंक्शन क्या बोलूंगा अगर उसके 2 या मोर एलिमेंट्स इन द डोमेन के अंदर 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स है उनकी सेम इमेज हो जाए। क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि भाई मान लो ये सेट A है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, और कोई सेट B है जिसके एलिमेंट्स 4 5 6 है, तो यहां पर इनके सेम इमेज है, 1 के लिए भी 4 है, 2 के लिए भी 4 है, ठीक है, और 3 के लिए 5 है। तो भैया यहां पर सेम इमेज हो गई ना, सेम इमेज हो गई कोडोमेन में, 1 के लिए भी 4 आ रही है और 2 के लिए भी 4 आ रही है। ऐसे में तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो गया ना, एक से ज्यादा इमेज हो रही है, इसकी सेम इमेज हो रही है यहाँ पर 2 और मोर एलिमेंट्स के लिए, तो ऐसे में तो इसे मैं मेनी वन फंक्शन बोलूंगा यार। एग्जांपल के लिए मान लो f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर मान लो मैं जब x इजिकल टू -2 रखता हूं तो भी 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है, और x इजिकल टू -2 रखा तब भी 4 आ रहा है, 2 रख रहा हूं x इजिकल टू 2 तब भी 4 आ रहा है। तो भैया यहां पर जैसे मान लो ये सेट ए में भैया 2 एलिमेंट्स थे -2 और 2, और सेट बी में भाई यहां पर 4 5 थे, तो यहां पर -2 की भी इमेज 4 आ रही है, 2 की भी इमेज 4 आ रही है, तो 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए यहां पर सेम इमेज आ रही है। ऐसे में ये 1 1 थोड़ी होगा, ये तो क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स की अगर यूनिक इमेजेस होंगी, एक ही इमेजेस होंगी, तो ऐसे में उसे मैं 1 1 फंक्शन बोलूंगा। अरे 1 से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाए, ठीक है, -2 की भी 4 इमेज आ गई और 2 की भी 4 इमेज आ गई, ऐसे में तो भैया ये मेनी वन फंक्शन हो गया। मामला क्लियर, आगे चले ऑन टू फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होता है ऑन टू फंक्शन। मान लो भाई कोई फंक्शन f है, वो a से रिलेटेड है, मतलब ए रिलेटेड है बी से, तो ऐसे में इसे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन में कब बोल सकता हूं, अगर ये एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन जो सेट बी होता है, जैसे सेट ए है ये सेट बी है, तो ऐसे में एवरी एलिमेंट सेट बी के जो एलिमेंट्स है, मान लो 4 5 6 जो इसके एलिमेंट्स है किसके, सेट बी यानी कि कोडोमेन के, तो इसके हम क्या बोलेंगे, अगर इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द डोमेन ए, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है, देखो a function f a related to b is called onto या surjective if every element in the codomain b is the image of at least 1 element in the domain a। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भाई, देखो एग्जांपल से समझो। यहां पर मान लो कि भैया मेरे पास में सेट a है, ये दूसरा सेट b है, और यहां पर जैसे मान लो भाई कि यहां पर एलिमेंट ले लेता हूं मैं कि 1 है 2 है 3 है,
इधर मान लो 4 5 6 है, तो ये बोल रहा है कि जितने भी जो एलिमेंट्स है 4 5 6 7 है मान लो, तो ये बोल रहा है कि बी यानी कि जो कोडोमेन है, बी को क्या बोल रहा है यहाँ पे, कोडोमेन है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट यानी कि 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी कम से कम एक इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, कोडोमेन की यहां पर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक जो यहां पर कोडोमेन के जो एलिमेंट्स है वो रिलेटेड होने चाहिए सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से। वो हो सकता है ज्यादा से भी संबंधित हो, मान लो ये 4 2 से भी संबंधित हो, 4 3 से भी संबंधित हो, लेकिन हर एक जो है यहां पर एलिमेंट्स किसमें, कोडोमेन में, उनका संबंध होना कंपलसरी है। मतलब यह है कि 4 का भी संबंध किसी न किसी एक से तो होना ही चाहिए भाई, 5 का भी किसी न किसी 2 से है मान लो, 6 का 3 से है मान लो, और इस 6 का 2 से है मान लो, तो भैया बी के हर एक एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब यहां पर 1 2 3 जो दिया है, मान लो भाई कि भाई 3 का यूज नहीं हो रहा है, 3 का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 और 2 से इनका संबंध है, 4 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध 1 से है, 7 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 2 से है, लेकिन 3 का यहां पर यूज नहीं हो रहा, 3 का किसी से संबंध नहीं है। इससे कोई मेरे को लेना देना नहीं है कि भाई 3 का हर एक एलिमेंट्स का यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। यहां पर मेन चीज है कि भैया बी के हर एक एलिमेंट्स का संबंध होना चाहिए। ठीक है, यही तो बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन ए। ठीक है, ये जो है ना, हर एक एलिमेंट्स यहां पर इमेज होनी चाहिए किसी न किसी एलिमेंट्स की ए के अंतर्गत। ठीक है, तब मैं इसे बोलूंगा कि ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, कुल मिला के बी के हर एक एलिमेंट्स का यूज हो जाना चाहिए भाई, बी के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, तो उसे मैं ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलूंगा। क्लियर मामला। अब मैथमेटिकली देखो, एफ माई कोई फंक्शन है जो ए रिलेटेड टू बी है, इस सर्जेक्टिव इसे बोलेंगे एफ हर एक, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उन हर एक का यहां पर कोई ना कोई यहां पर इसका जो है ना ए के एलिमेंट से संबंधित होना कंपलसरी है। ठीक है, एफ ऑफ ए बराबरी से बी। ठीक है, रेंज या इमेज जो होती है एफ इज इक्वल टू इट्स डोमेन के बराबर होती है। इसमें इसकी रेंज जो होती है, ठीक है, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि यहां पर जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है, रेंज बराबरी से कोडोमेन। ठीक है भाई, क्योंकि हर एक यहां पर एलिमेंट्स का यूज हो जाता है, तो ऐसे में रेंज पूरा इंटायर सेट भी हो जाएगा और कोडोमेन तो पूरा का पूरा इंटायर सेट भी होता ही है। ठीक है, इसलिए यहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं। समझ गए क्यों बराबर होते हैं? आगे चले दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले जो फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हाँ दोस्तों, और एक चीज समझो, जैसे एक चीज क्या है, जैसे हमने अभी ऑन टू फंक्शन देखा ना, अगर मान लो ऑन टू फंक्शन तो कब, जब बी के हर एक एलिमेंट्स का यहां पर यूज हो रहा है, मतलब रिलेटेड हो रहा है यहां पर सेट ए के एलिमेंट से। अगर मान लो बी के हर एक एलिमेंट्स का यूज ना हो, मान लो 4 5 6 7 है, इसमें से केवल 3 ही एलिमेंट्स का यूज होता, 4 5 7 का होता, 6 का नहीं होता। ऐसे में 6 का अगर नहीं होता ना, तो ये ऑन टू फंक्शन ना होके क्या हो जाता, इनटू फंक्शन हो जाता। क्या हो जाता, इनटू। समझ गए? ऑन टू और इनटू का मामला क्लियर है ना। अगर हर एक सेट बी के हर एक एलिमेंट्स का यूज अगर हो जाता है कोडोमेन में हर एक एलिमेंट्स का जो है यूज हो जाता है, ये रिलेटेड होते हैं सेट ए के एलिमेंट से, तो ऐसे में उसे ऑन टू, अगर हर एक एलिमेंट्स का यूज नहीं होता है तो उसे मैं इनटू बोलूंगा। मामला क्लियर है। आगे चलते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन देखते हैं। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, देखो बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1 1 फंक्शन में अगर मान लो कोई फंक्शन एफ है जो ए रिलेटेड टू बी है, इसे मैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलूंगा कब, जब ये 1 1 भी हो, यानी कि इंजेक्टिव होना चाहिए भाई, और ऑन टू भी हो। अगर ये 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो भैया वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। कैसे? जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स अगर मान लो सेट ए के अंतर्गत में है और वो सेट बी से संबंधित है, ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट्स की यूनिक इमेजेस हो सेट बी में, और तो ऐसे में इसे बोल दिया मैंने 1 1 या इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव कब होगा, ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के और सेट बी के हर एक एलिमेंट्स का यहां पर रिलेट हो जाए, किससे, सेट ए के एलिमेंट से, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे या बचे नहीं, तो ऐसे में वो ऑन टू भी हो जाएगा। और जब 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो ऐसा फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाता है, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो एफ इज बाइजेक्टिव होगा अगर वो एफ इज इंजेक्टिव भी हो, साथ में एफ इज सर्जेक्टिव भी हो, तो ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, उसे मैं क्या बोलूंगा, बाइजेक्टिव फंक्शन है या 1 1 ऑन टू फंक्शन है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा। यहां पर मान लो ये एफ फंक्शन आर रिलेटेड टू आर है, बी डिफाइन है, जिस प्रकार से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ऐसे में इसको मैं यहां पर सबसे पहले तो भैया इंजेक्टिव है या नहीं है चेक करो। तो उसको कैसे करेंगे, एफ ऑफ ए रखा मैंने तो ए प्लस 5 आया, और एफ ऑफ बी रखा मैंने तो बी प्लस 5 आया, और इन दोनों को मैंने आपस में बराबर कर दिया, एफ ऑफ ए बराबरी से एफ ऑफ बी रख दिया, तो ऐसे में ए प्लस 5 बराबरी से बी प्लस 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया और ए बराबर है बी के, तो ऐसे में तो ये इंजेक्टिव हो गया ना। तो मतलब ये तो 1 1 फंक्शन है भाई, 1 1 फंक्शन हो गया। 1 1 फंक्शन हो गया तो अब सर्जेक्टिव चेक करो क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कैसे करूंगा भाई,
ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या होता है, मान लो जैसे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, भाई मेरे पास में अगर एक्स प्लस 5 है तो इसमें हम क्या रखेंगे, y बराबर इसे एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स को हम क्या y पुट कर देंगे। ठीक है, कर दो भाई, इसकी जगह y पुट कर दिया तो y इजिकल टू एक्स प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास में y बराबर से x प्लस 5 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, y माइनस 5 हो जाएंगी। ठीक है, y माइनस 5 हो गई, और तो यहां पर जो x की वैल्यू y माइनस 5 आई है, तो ये y माइनस 5 यहां पर इस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ठीक है, x की वैल्यू के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए y माइनस 5 अगर ये रिलेशन R में है, एग्जिस्ट करेगा, तब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब इंजेक्टिव भी हो जाएगा, सर्जेक्टिव भी हो जाएगा, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, देखो भैया आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर। ठीक है, क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन फंक्शंस में दोस्तों क्या होता है, दो फंक्शंस को यहां पर लिया जाता है। मान लो कोई फंक्शन f है जो a रिलेटेड टू b है, और कोई दूसरा फंक्शन g है जो b रिलेटेड टू c है। ऐसे में मान लो अगर इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब यानी कि g(f) निकालना है, तो g ऑफ फंक्शन f, तो ऐसे में इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहला फंक्शन f जो a रिलेटेड टू b, दूसरा फंक्शन g जो b रिलेटेड टू c। अब इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है g(of) इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, g(of) निकालना है तो f ऑफ x बराबरी से g(of) ऑफ x इज इक्वल टू g f ऑफ x। ठीक है, इस प्रकार से इसे यहां पर हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट a से यहां पर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो नहीं होता है, एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी होती है इसको ये करता है क्या, फॉलो करता है। कम्यूटेटिव तो होता नहीं है, मतलब GOF नॉट इक्वल टू f ऑफ g, ये बराबर नहीं होता है इन जनरल। ठीक है, कभी कभार कोई एक्सेप्शन में हो गया तो वो बात अलग है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव तो होता नहीं है, एसोसिएटिव होता है। ये आइडेंटिटी फंक्शन को ये फॉलो करता है। ठीक है, FOI इज इक्वल टू IOF को ये फॉलो करता है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन को फॉलो करता है। और इनवर्स रूल की अगर बात करें तो ये भी इसमें एग्जिस्ट करता है, f एंड f इनवर्स को ये एग्जिस्ट करता है, तो ये इनवर्स रूल भी फॉलो होता है इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में। ठीक है, आगे चले। आगे हमारे पास में है अब क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन को भी समझ लेते हैं भाई, क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो मान लो कि फंक्शन f है a रिलेटेड टू b इज कॉल्ड, इसे मैं इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहूंगा, तो दोस्तों इसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन तभी बोल सकते हैं जब देयर एग्जिस्ट कोई अनदर फंक्शन g है वो b रिलेटेड टू a होना चाहिए, तो ऐसे में ये इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। अगर इसे हम मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो मान लो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मान लो x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, ऐसे में अगर मान लो कोई फंक्शन f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू y है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b में, तो ऐसे में ये g को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन है। किसका, ये f का इनवर्स फंक्शन है, जिसे डिनोट किया जाता है f ऑफ इनवर्स से। ठीक है, समझ गए, ये मामला होता है यहाँ पर कि भाई कोई फंक्शन f है, अगर वो a रिलेटेड टू b है और कोई दूसरा फंक्शन जो g है वो b रिलेटेड टू a है, तब मैं इस g फंक्शन को f ऑफ इनवर्स यानी कि इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b के लिए। ठीक है, मामला समझ गए। कंडीशन क्या है इन्वर्टिबिलिटी के लिए, तो फंक्शन f इज जो है, मान लो कोई फंक्शन जो है इन्वर्टिबल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ इट इज अ बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव कौन सा फंक्शन होता है भाई, वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों ही है, तब उस फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव बोलूंगा, तभी वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। क्लियर मामला, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, समझ गए। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है इन्वर्टिबल फंक्शन का कि भैया f फंक्शन r टू r रिलेटेड है, डिफाइन है इस प्रकार से। तो f ऑफ x मान लो भाई 2x प्लस 5 है, तो मान लो ये तो एक प्रकार का लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है ना 2x प्लस 5, तो ये जो है एक लीनियर फंक्शन है, क्लियरली ये बाइजेक्टिव होगा। क्यों भाई बाइजेक्टिव कैसे होगा, जब यहाँ पर हम पुट करेंगे f ऑफ a मान लो तो ये 2a प्लस 5 हो जाएगा, और f ऑफ b पुट करूंगा तो ये 2b प्लस 5 हो जाएगा। तो f ऑफ a बराबर इसे f ऑफ b करेंगे, जब 2a प्लस 5 बराबरी से 2b प्लस 5 करूंगा तो 5 से 5 कट गया, तो 2a बराबरी से 2b आ जाएगा, तो 2 से 2 कटा तो a बराबरी से b आ जाएगा, तो ये तो 1 1 हो गया, 1 1 हो गया ना। सर्जेक्टिव कब होगा, सर्जेक्टिव ये कब होगा, सर्जेक्टिव में यहां पर हम क्या करेंगे, y बराबरी से f ऑफ x, तो यहां पर f ऑफ x की जगह y पुट कर देंगे तो y बराबरी से 2x प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे में 2x इजिकल टू y माइनस 5 हो जाएगा, x इजिकल टू y माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ठीक है, तो यहां पर सॉल्व फॉर द x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां पर जब मेरा आया क्या y इजिकल टू 2x प्लस 5, तो ऐसे में x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई y माइनस 5 बाई 2। तो ये जो है f इनवर्स y इजिकल टू y माइनस 5 बाई 2 होता है। ठीक है, तो f इज क्लियरली यहाँ पर इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर,
चले आगे दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें कुछ यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टीज दी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कब होगा? ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन उसे तभी बोलेंगे जब वो फंक्शन एफ अगर बाइजेक्टिव है, यानी कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। क्लियर? एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो ये नॉट द सेम, 1/f(x) के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज होती है। फंक्शन एंड इट्स इनवर्स जो होता है, मान लो एफ का जो एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इजिकल टू वाई है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स होता है। ठीक है, दूसरी चीज ग्राफ जो होता है सिमेट्री में, एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेजेस देते हैं अक्रॉस वाई इजिकल टू एक्स के लिए। और इनवर्स ऑफ इनवर्स की अगर बात करें, एफ इनवर्स का इनवर्स अगर करें तो वो फंक्शन एफ दे देगा। ठीक है, इनवर्स से इनवर्स क्या होता है? रिमूव हो जाता है, तो फंक्शन बचेगा वहां पर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस और साथ ही सेट्स पर आधारित टॉप क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस है उसको भी देखने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और दोस्तों साथ ही एक चीज़ क्या है कि कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लग रही है क्लास, कुछ सजेशंस रिव्यू हो तो वो भी कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।